नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 6.2 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 6.2। ये है प्रश्न संग्रह 6.2। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दी हुई सारणी का निरीक्षण कीजिए। सारणी में दिए हुए व्यक्तियों की कर योग्य आय पर आयकर अदा करना पड़ेगा या नहीं, बताइए। मतलब यहाँ पे हमको व्यक्ति का नाम दिया गया है, उसकी आयु दी गई है, कर योग्य आय दिया गया है और हमको यहाँ पे बताना है कि आयकर अदा करना पड़ेगा अथवा नहीं। तो यहाँ पे पहले में क्या दिया गया, व्यक्ति के नाम में कुमारी निकिता दिया गया है, उसकी आयु 27 वर्ष है और कर योग्य आय जो है 2,34,000 है और आयकर अदा करना पड़ेगा अथवा नहीं, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या दिया गया है। कुमारी निकिता की आयु दिया गया है 27 वर्ष। उसके बाद में क्या दिया गया, कर योग्य आय, यहाँ पे लिखेंगे कर योग्य आय। कर योग्य आय कितना दिया गया है, 2,34,000 रुपया। तो 2,34,000 रुपया। तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखो कि ये 27 वर्ष है ना, तो जो हमारा सारणी नंबर 1 था उसमें चेक करना पड़ेगा। देखोगे सारणी नंबर 1 में क्या है, 60 वर्ष आयु तक के व्यक्ति, मतलब 18 साल से लेकर के 60 साल के बीच तक के लिए ये है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 27 साल दिया गया, तो यहाँ पे सारणी 1 में देखेंगे 2.5 लाख रुपए तक कर मुक्त है, मतलब 2.5 लाख रुपए तक उसको टैक्स नहीं देना है। तो निकिता का अमाउंट कितना था, 2,34,000 था, तो इसके अंदर ही आ जाएगा ना, 2,34,000 तक ये कर मुक्त रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कर में छूट की सीमा हमको दिया गया है, कितना है, 2,50,000, 2,50,000। तो देखोगे 2,34,000 2,50,000 से कम है, यहाँ पे लिखेंगे 2,34,000 जो है वो क्या है, कम है। किससे कम है, 2,50,000 से। तो निकिता को आयकर जमा करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे आयकर अदा नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, अगर इसकी कर योग्य आय जो है 2.5 लाख से ज्यादा होती तो उसको आयकर अदा करना पड़ता। अब हम लोग दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, श्री कुलकर्णी, उसकी आयु जो है 36 वर्ष है और कर योग्य आय जो है 3,27,000 है। तो इसके उत्तर में बनेगा श्री कुलकर्णी की आयु 36 वर्ष है, ये हमको दिया गया है। और क्या दिया गया, कर योग्य आय, यहाँ पे लिखेंगे कर योग्य आय। कर योग्य आय कितना दिया गया है, 3,27,000, यहाँ पे लिखेंगे 3,27,000। और कर में छूट की सीमा कितनी है, कर में छूट की सीमा ये कितना है, ये 2.5 लाख ही है ना, 2,50,000 ये है। देखो यहाँ पे 36 वर्ष है, 36 वर्ष किस में आएगा, 18 से 60 के बीच में, मतलब सारणी 1 आ जाएगी। तो सारणी 1 में कितने तक की छूट थी, 2,50,000 तक की छूट थी। तो हमको जो दिया गया है अमाउंट 3,27,000 रुपया जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, 2,50,000 से, मतलब ये ज्यादा है। 3,27,000 ज्यादा है ना 2.5 लाख रुपए से, तो ये क्या हो जाएगा, कर उसको जमा करना पड़ेगा, मतलब आयकर देना पड़ेगा। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे आयकर अदा करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा, इस तरीके से आ जाएगा।
तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे भी सारणी नंबर 1 में देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी आयु 36 वर्ष है। अब हम लोग तीसरा करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, श्रीमती मेहता की आयु जो है 44 वर्ष है और कर योग्य आय 5,82,000 रुपया है। तो यही चीज यहाँ पे लिखते हैं, श्रीमती मेहता की आयु कितना दिया गया है, 44 वर्ष, और कर योग्य आय कितना दिया गया है, कर योग्य आय, कर योग्य आय है 5,82,000 रुपया, 5,82,000 रुपया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, 44 साल है तो इसके लिए भी सारणी नंबर 1 आएगा ना। देखोगे सारणी नंबर 1 में क्या है, 18 से 60 साल के बीच में है। तो यहाँ पे कर में छूट की सीमा, कितना छूट मिलता है, 2.5 लाख रुपया ना, सारणी 1 के हिसाब से हो जाएगा 2.5 लाख रुपया। यहाँ पे देखोगे 5,82,000 रुपया जो है वो बड़ा है किससे, 2,50,000 मतलब 2.5 लाख रुपए से। जब ये वाला अमाउंट बड़ा रहेगा 2.5 लाख रुपए से तो उसको आयकर देना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग इसके उत्तर में लिखेंगे आयकर अदा करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा रहेगा तो हमको आयकर देना है। तो ये किसके लिए था, देखोगे 27 साल दिया गया है, 36 साल दिया गया, 44 साल दिया गया है। तो ये जो उम्र है ये किस में आ जाएगा, सारणी नंबर 1 में आएगा। अब हम लोग चौथा करते हैं। चौथे में क्या बोला गया है, श्री बजाज जो है 64 साल के हैं और इनका कर योग्य आय 8,40,000 रुपया है। यहाँ पे लिखेंगे श्री बजाज की आयु ये दिया गया है 64 वर्ष और कर योग्य आय, कर योग्य आय, कर योग्य आय कितना है, 8,40,000 रुपया। ये हो जाएगा 8,40,000 रुपया। यहाँ पे देखो कि ये 64 साल का है ना, जब 64 वर्ष दिया गया है तो सारणी नंबर 2 देखेंगे, 60 से 80 के बीच वाला, ये है सारणी नंबर 2, 60 से 80 वर्ष के बीच में, तो 64 वर्ष इसी में आ जाएगा। तो देखोगे 3 लाख रुपए तक का उसका कर मुक्त रहेगा, मतलब 3 लाख रुपए तक का उसको नहीं देना है, 3 लाख के ऊपर जाएगा तो उसको देना है। तो हमारा अमाउंट कितना है, 8,40,000 रुपए है तो उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कर में छूट की सीमा, ये कितना दिया गया है, 3 लाख रुपया ना, 3 लाख रुपए तक 1 रुपया भी नहीं देना है। यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए 8,40,000 रुपया जो है वो बड़ा है 3 लाख रुपए से। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये 3 लाख रुपए से बड़ा हो जाएगा तो इसको कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे आयकर अदा करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। इसी तरीके से करना है। अब हम 5वां करते हैं। 5वें में क्या दिया गया, श्री डिसिल्वा, ये इनकी आयु 81 वर्ष है और इनकी कर योग्य आय है 4,50,000 रुपए। तो जो दिया गया वही लिखते हैं, श्री डिसिल्वा की आयु बराबर 81 वर्ष हमको दिया गया है। उसके बाद में कर योग्य आय, कर योग्य आय ये कितना दिया गया है हमको, 4,50,000 रुपया। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये 81 वर्ष दिया गया ना, तो सारणी नंबर 3 में आएगा, 80 साल के ऊपर वाला सारणी आएगा। यहाँ पे देखोगे सारणी नंबर 3 में आयु वर्ष 80 वर्ष से अधिक, तो यहाँ पे देखोगे 5 लाख तक छूट है और 5 लाख के ऊपर रहेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, आयकर देना पड़ेगा। तो हमको कितना दिया गया, 4.5 लाख। यहाँ पे इसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आयकर नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे कर में
छूट की सीमा ये कितना है? 5 लाख रुपया है। 5 लाख रुपया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4,50,000 जो है वो कम है 5 लाख रुपए से। तो क्या हो जाएगा? इसको आयकर नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आयकर अदा नहीं करना पड़ेगा। अदा नहीं करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो आयु दी गई है उस आयु को देखते हुए हम लोग सारणी नंबर 1, सारणी नंबर 2, सारणी नंबर 3 डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद में इसको चेक करेंगे कि ये उसके जो कर में छूट की सीमा से ज्यादा है या कम है। उससे अगर कम है तो आयकर नहीं देना पड़ेगा, अगर उससे ज्यादा है तो आयकर देना पड़ेगा। दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? श्री करतार सिंह जिसकी आयु 48 वर्ष है, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। यात्रा भत्ता, प्रवास भत्ता छोड़कर उनका मासिक वेतन 42,000 रुपए है। वे भविष्य निर्वाह निधि खाते में प्रति माह 3,000 रुपए जमा करते हैं। उन्होंने 15,000 रुपयों का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र लिया है और उन्होंने 12,000 रुपए का दान प्रधानमंत्री सहायता कोष को दिया है। तो उनके आयकर की गणना कीजिए। मतलब हमको यहाँ पे बताना है कि इनको कितना रुपया इनकम टैक्स देना पड़ेगा, कितना रुपया आयकर देना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये हमको यहाँ पे दिया गया है मासिक वेतन। मासिक वेतन का मतलब क्या हो गया? महीने का वेतन। लेकिन हम लोग जो इनकम टैक्स निकालते हैं, आयकर निकालते हैं, साल का निकालते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? पहले वार्षिक वेतन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी दिया गया है प्रति माह। प्रति माह का मतलब क्या हो गया? महीने का दिया गया, इसको भी साल में निकालना पड़ेगा। और ये दोनों तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें मासिक या वार्षिक नहीं दिया गया, तो मतलब ये वार्षिक ही होता है, 1 साल का ये होता है। तो कहने का क्या मतलब है, एक 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 करके हम लोग अब इसको करते हैं। सबसे पहले उसकी इनकम कितनी है वो निकालते हैं। मतलब यहाँ पे मासिक वेतन दिया गया तो उसका वार्षिक वेतन निकालते हैं। 1 वर्ष का वेतन निकालते हैं। तो देखो कि यहाँ पे 1 महीने का 42,000 रुपया है, तो 12 महीने का मतलब वार्षिक का कितना हो जाएगा? 12 से गुणा करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल वार्षिक आय, मतलब टोटल कितना इनकम हो रहा है 1 साल में। तो 1 महीने में कितना हो रहा है? 42,000 रुपया गुणे 12 करेंगे तभी तो साल का निकलेगा। तो इसको गुणा कर दो, 42,000 में 12 का गुणा करो। देखोगे ये 3 जीरो है, ये 3 जीरो पहले लिख लो। फिर हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 का 4 हासिल 2, 12 चौक 48, 48 2 50। तो मतलब कितना हो गया? 5,04,000 रुपया ये हो गया 1 साल का इनकम। अब आता है कुल कटौती। तो यहाँ पे लिखते हैं कुल कटौतियां। मतलब टोटल उसने कितना कितना कहाँ कहाँ पे कितना खर्च किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, वे भविष्य निर्वाह निधि खाते में प्रति माह 3,000 रुपया जमा करता है। किसमें? भविष्य निर्वाह निधि खाते में। तो यहाँ पे पहला नंबर डाल करके लिखते हैं, पहला खर्च कहाँ पे कर रहा है? भविष्य निर्वाह निधि में ना। तो भविष्य निर्वाह निधि में 1 महीने का कितना कर रहा है? 3,000 रुपया। तो हो जाएगा 3,000 रुपया गुणे 12 महीने का कितना हो जाएगा? 12 से गुणा कर दोगे, साल का निकालना पड़ेगा ना। तो हो जाएगा 12 तिहाई 36,000 रुपया। फिर दूसरा नंबर में कहाँ पे खर्च कर रहा है? देखोगे उन्होंने 15,000 रुपयों का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र लिया है। मतलब राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे लिखेंगे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। इसके लिए कितना खर्च कर रहे हैं? 15,000 रुपया। 15,000 रुपया। उसके बाद में उन्होंने 12,000 रुपया दान प्रधानमंत्री सहायता कोष को दिया। यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? प्रधानमंत्री सहायता कोष। प्रधानमंत्री सहायता कोष, इसके लिए कितना है? ये है 12,000 रुपया। अब ये तीनों जो खर्च है ना, इसको एक साथ में
जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कुल कटौतियां बराबर, यहाँ पे देखोगे 36,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000, ये तीनों को जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा ये? देखोगे 36, 15, 51, 51 और 12, ये हो जाएगा 63,000। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, कुल वार्षिक आय आ गया 5,04,000 रुपया और कुल कटौती आ गया 63,000 रुपया। तो 5,04,000 में से 63,000 माइनस करेंगे तभी तो आएगा ना कर योग्य आय। यहाँ पे लिखेंगे कर योग्य आय। तो कर योग्य आय में कितना हो जाएगा? 5,04,000 में से 63,000 माइनस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4,41,000 रुपया। ये आ गया कर योग्य आय। अब हमको यहाँ पे ये चेक करना है वो टेबल जो हमारा था। यहाँ पे देखोगे इसकी आयु कितना दिया गया? 48 वर्ष दिया गया है। जब ये 48 वर्ष दिया गया है तो कौन से टेबल में रहेगा? पहले वाले टेबल में रहेगा ना, 18 से 60 साल के बीच में। देखोगे ये वाला टेबल आ गया 2.5 लाख रुपए तक का छूट है, लेकिन हमारे पास अमाउंट कितना है? 4,41,000 है। मतलब वो ये टेबल में आ जाएगा 2,50,000 एक से लेकर के 5 लाख तक के। तो उसमें क्या है? देखोगे यहाँ पे कर योग्य आय में से 2.5 लाख की राशि को घटाने के बाद में बची हुई राशि पर 5% लगाना है, और जितना आएगा वो आयकर का 2% और आयकर का 1% लगाना है यहाँ पे शिक्षा उपकर और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4,41,000 में से 2.5 लाख की राशि को माइनस कर देंगे, उसके बाद में उसका 5% निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आयकर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 4,41,000 में से 2.5 लाख रुपए तक का छूट है, तो इसको 2.5 लाख माइनस करने के बाद में का 5% निकलेगा। इस तरीके से आएगा। तो इसको पहले माइनस करो तो ये हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये देखोगे यहाँ पे 3 जीरो, तो ये आ गया, 1 में से 0 गया 1, यहाँ पे आया 14, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पे आया 3, 3 में से 2 गया 1, मतलब 1,91,000 आ गया। 1,91,000 का 5% मतलब 5/100, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल कर देते हैं। देखो कि ये 2 जीरो से कट गया। यहाँ पे क्या आया? 1,9,1,0 मतलब 1,910 में 5 का गुणा कर देते हैं, तब ये आ जाएगा हमारा इनकम टैक्स। ये जो 5,0,0, 5 कम 5, 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 कम 5, 5 4 9, ये इनकम टैक्स कितना आ गया? 9,550 रुपया। ये तो यहाँ पे देखोगे ये 5% आया। अब हमको आयकर का 2% शिक्षा उपकर के लिए और आयकर का 1% माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के लिए निकालना है। ये आयकर निकल गया। आप शिक्षा उपकर यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा उपकर। तो शिक्षा उपकर क्या होता है? ये होता है आयकर का 2%। तो आयकर कितना आया है? 9,550 का 2/100, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो देखोगे ये 100 है ना, 100 से इसको भाग जब देंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 95.50, इस तरीके से हो जाएगा। इसमें अब 2 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 95.50 में 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? इसको गुणा कर दो तो इसको गुणा करने पे आएगा 191 रुपया। अब क्या निकालना है? माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर। तो ये कितना होता है? ये होता है आयकर का 1%। यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो आयकर कितना है? 9,550 गुणे 1/100, इस तरीके से है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखोगे ये इसको जब 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 95.50।
तो ये हो जाएगा 95.50 गुणे 1। इसमें 1 का गुणा करेंगे तो वो भी उतना ही आएगा 95.50। यहाँ पे कुल आयकर लिखेंगे, कुल आयकर। तो कुल आयकर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे कुल आयकर में ये वाली अमाउंट 9,550, 9,550 प्लस 191 रुपया और उसके बाद में 95.50, ये वाला रुपया इसको सबको जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ते हैं, देखोगे 9,550 रुपया, उसके बाद में 191 रुपया के बाद में दशमलव है और यहाँ पे 95.50 है। यहाँ पे जब नहीं है ना तो दशमलव लगा करके 0 हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 50, यहाँ पे दशमलव लगा दिया, 5 1 6, 9 9 18 का 8, 80 लेख, 5 1 6 1 7 और ये हो जाएगा 9। कितना आ गया, 9,786 रुपये 50 पैसा, 9,786 रुपया 50 पैसा। इतना अमाउंट उसको आयकर के रूप में देना पड़ेगा। यहाँ पे इसके उत्तर में आप लोग लिख लेना क्या पूछा गया, उनके आयकर की गणना कीजिए। लिखेंगे श्री करतार सिंह को 9,786 रुपया 50 पैसे आयकर देना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे हमको मासिक वेतन दिया था, इसको साल में कन्वर्ट करना है। प्रति माह दिया गया था, इसको भी साल में कन्वर्ट करना है। वही चीज यहाँ पे भी लिखी है। कुल वार्षिक आय बराबर हो जाएगा 42,000 गुणे 12, मतलब ये हो गया 5,04,000 रुपया। कुल कटौती कहाँ कहाँ पे हो रही, भविष्य निर्वाह निधि का 3,000 के हिसाब से 12 महीने का हो गया 36,000 रुपया। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र 15,000 रुपया। प्रधानमंत्री सहायता कोष में 12,000 रुपया। तो यहाँ पे तीनों के तीनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 63,000 रुपया। अब ये 63,000 रुपए को 5,04,000 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4,41,000 रुपया। अब ये 4,41,000 रुपए में से आयकर के लिए कितने का छूट मिलता है, 2.5 लाख रुपए तक का छूट मिलता है। तो 4,41,000 में से 2.5 लाख रुपए का माइनस करने के बाद में आ जाएगा 1,91,000 रुपए का 5%। अब इसको हल कर लेंगे तो 9,550 रुपए क्या आया, आयकर आ गया। उसके बाद में शिक्षा उपकर देना पड़ता है, आयकर का 2% निकालिए 191 रुपया, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर आयकर का 1% होता है, उसको निकालिए 95.50। अब ये तीनों को टोटल कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था दोस्तों। आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 6.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 6.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।